पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ सब्जियों की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी। सर्पगंधा की खेती से कमा सकते हैं लाखों की आमदनी। किसान भाइयों, अक्सर बाजार में जो सब्जियां पहले आती हैं, उनका भाव किसानों को अच्छा मिलता है और इसलिए किसान अगेती सब्जियों की खेती करते हैं। चूंकि अभी खरीफ का सीजन चालू हो गया है, ऐसे में जो किसान इस मौसम में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, वो अभी से इन सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए इनकी नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं ICAR प्लांडू रांची की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर P भावना। तो आज हम आपको जो बैंगन वर्गीय जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च के बारे में, और इसके बाद कद्दू वर्गीय का जो भी है, लौकी है, करेला है, कीरा है, ये सब के बारे में थोड़ा इस महीना या अगले महीना, ये 2-3 महीना में आप क्या करना है, खरीफ के पहले आपको क्या शुरुआत करना है, इसका जो रोपाई है, बुआई है, ये सब में कैसे तैयारी हमको रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। जैसे बैंगन में हमारे पास कुछ प्रतिरोधी किस्म है, स्वर्ण श्यामली है, वो कांटेदार है, श्यामली कलर थोड़ा पर्पल कलर में आता है, राउंड शेप में है, और स्वर्ण प्रतिभा जो है वो लंबा में है, पर्पल में है। तो ये दोनों हमारा बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेसिस्टेंट है, ये हम लोग सजेस्ट करते हैं। और टमाटर में एक नया किस्म निकला है, स्वर्ण प्रकाश है, ये राउंड में है, रेड कलर में है, और एक स्वर्ण अनमोल है, हाइब्रिड में है, ये आपको इनडिटर्मिनेट है। जैसे आप पॉली हाउस में अगर डालना चाह रहे हैं या बाहर भी कर सकते हैं, मगर स्टेकिंग इसमें अच्छा तरह देना है। अगर स्टेकिंग आप 4-5 मीटर तक दे पाएंगे तो पॉली हाउस में 4-5 मीटर तक ये जाता है, अच्छा हाइब्रिड है। ये लगभग आपको पॉली हाउस में डालेंगे तो 200 टन प्रति हेक्टर इसका मिलता है, क्योंकि ये 8 महीना का किस्म है। इसके बाद मिर्च में हमारा वेराइटी है, स्वर्ण प्रफुल्लिया है, स्वर्ण आरोही है। स्वर्ण आरोही जो है ऊपर वाला जो फल देता है उस टाइप का वेराइटी है, और स्वर्ण अपूर्वा है, ये लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टर मिलता है। ये हमारा झारखंड छोड़ के बिहार भी अच्छा काम कर रहा है।
और शिमला मिर्च में हमारा पीला कलर एक है, येलो कलर कैप्सिकम जो बोलते हैं, हमारा स्वर्ण अतुल्या है। ये लगभग 40 टन प्रति हेक्टेयर होता है। ये आप साल भर कर सकते हैं, ये भी बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट है। और कदूद वर्गीय में जाएंगे तो हमारा वेराइटी सी है, जैसे करेला में स्वर्ण यामिनी है, बॉटल गार्ड में स्वर्ण स्नेहा है, फिर उसके बाद झिंगी में स्वर्ण मंजरी है, स्वर्ण उपहार है, और खीरा में स्वर्ण शीतल है। और बाकी परवल में भी हमारा कुछ किस्म है। परवल मगर सीड नहीं लगता है, परवल प्लांट लगता है। इसके लिए थोड़ा आपको अक्टूबर महीना में हमारे सेंटर के पास पौधा उपलब्धि होता है, तो जिनको इंटरेस्टेड है वो आके ले सकते हैं। पहले जाते हैं हम बैंगन वर्गीय का। बैंगन वर्गीय का जो है हमारा जो अभी जो भी खेत है दोनों वर्गीय का, अभी हमारा जो समर प्लोविंग जो बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमको करना है। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। और जो गोबर का जो इसमें पड़ना है वो लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर इसमें जाना है प्रति हेक्टेयर में। तो ये आप डालिएगा, फिर से हल एक बार अच्छा से चलाइएगा ताकि वो सब अच्छा तरह से अपना फील्ड में स्प्रेड हो जाए। और उसके साथ साथ अगर नीम का केक अवेलेबल है या करंज का केक अवेलेबल है, ये भी आपको खेत में डालना है। डाल के अच्छा से आपको खेत में मिलाना है। तो आप लेआउट डाल के हमारा मेड बना के उसके अंदर भी जो भी बेसिक फर्टिलाइजर जो डालना है पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे। इसीलिए आप जो खाद और वर्मी कंपोस्ट ये सब जो भी डालना है आप डाल के अच्छा से मिला के मेड बना के मल्च शीट बिछाना अभी सही समय है। मल्च शीट का हम बताएं बाई कलर होगा, जो ब्लैक कलर है अंदर जाएगा, सिल्वर कलर है ऊपर रहेगा, ताकि सूर्य रश्मि जो है अच्छा से उसको मिले। और अंदर का जो कीट है माने जो वीड होता है, खरपतवार होता है, ये सब आपको सूर्य रश्मि ना मिलने से जर्मिनेट नहीं होता है पौधा, उसका खरपतवार ग्रो नहीं होता है। तो हम लोग खरपतवार को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रोट्रे में लेते हैं। प्रोट्रे का जो 96 और 104 जो छेद का वो आता है मार्केट में, वो प्रोट्रे प्लास्टिक में होता है। इसको आप 4-5 बार सोइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल मिट्टी यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसमें कोई भी कीट या कोई भी फफूंद नहीं आता है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट के साथ हमारा कोकोपीट जो होता है पानी में निचोड़ के डालना पड़ता है, 1:1 रेशियो में डाल के इसमें हमारा बीज का सोइंग करते हैं। बीज का भी अगर ट्राइकोडर्मा अगर मिलेगा तो 4 ग्राम प्रति केजी में ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। और बैविस्टिन फंगीसाइड जो होता है ये भी आप बीज में मिला के तब आप सोइंग कीजिए। इसमें आपका जो सीड रेट भी हम जो बोलते हैं 400 से 500, जैसे बैंगन का हो गया 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए, इसको आपको लगभग अगर प्रोट्रे में जाएंगे तो आधा हम कम कर सकते हैं। लगभग 200 ग्राम में हमारा पूरा 1 हेक्टेयर के लिए हमारा जो बीज है हम उससे हो जाएगा। तो इसके क्या होता है, हमारा अगर हाइब्रिड है तो कॉस्ट भी कम लगता है, तो आप आधा खर्चा इधर ही हाइब्रिड का जो सीड का कॉस्ट है कम कर सकते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे तो हमारा जो इनपुट का कॉस्ट जो है कम होता रहेगा, हमारा प्रॉफिट का मार्जिन जो है इंक्रीज होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर खेती को मुनाफे का व्यवसाय बनाना है तो वक्त के साथ साथ खेती बाड़ी में भी बदलाव करना पड़ेगा।
जी हाँ, जैसा कि पिछले कुछ सालों में औषधीय फसलों की मांग तेजी से बढ़ी है, ऐसे में किसान इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सर्पगंधा की बात करें तो अभी इसकी खेती करने का सही समय है, जिसके बारे में तकनीकी सुझाव दे रहे हैं वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा। आज हम चर्चा करते हैं सर्पगंधा के बारे में, जिसे रॉयलफेयर सर्पेंटिना कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि प्रजाति होती है और जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन के मेडिसिन या ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दवा के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे यदि भारतवर्ष में देखा जाए तो इसकी 3 वैरायटी है। एक सिमसील वैरायटी जो कि CMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, और 2 वैरायटी जो है TFRI RS1 और TFRI RS2 जो कि TFRI जो मेरा पूर्व संस्थान है उस वहाँ मैंने रह करके विकसित किया है। और ये 3 प्रजाति पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इसके सीड्स हमारे भी उपलब्ध हो सकते हैं यदि किसान बंधु चाहें तो। सर्पगंधा की खेती के लिए बलुई, दोमट और भारी भूमियां उपयुक्त होती है। साथ ही जीवाश्म युक्त भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ दें और पहली बरसात के बाद 10 से 12 टन गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब इसके बारे में प्रोपोगेशन या किस तरह से इसका उत्पादन करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसको सीड के द्वारा उगाया जा सकता है और इसके जो रूट शकर होता है या ट्यूबर जो होता है उसके द्वारा इसको उगाया जा सकता है। सीड द्वारा उगाने के लिए जो है हम सीड प्राप्त करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से सीड लगे हुए हैं। इस तरह से लगे हुए सीड को आप हल्का सा रब कर दें या हल्का सा इसको रेतमार कागज या सैंड पेपर जो होता है उससे रगड़ करके, एक केमिकल होता है GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे करके, ओवरनाइट ट्रीटमेंट दे करके हम दूसरी सुबह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको भरपूर सीड स्टॉक जो है या सीडलिंग स्टॉक जो है आपका तैयार हो जाता है रोपण करने के लिए। सर्पगंधा की बीज द्वारा बुआई। अच्छे जीवित बीजों को छिटक कर बोया जा सकता है। अच्छे बीजों के चुनाव के लिए उन्हें पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज पानी में ऊपर तैरते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दें। सर्पगंधा के 30 से 40% बीज ही उगते हैं, इसलिए हेक्टेयर में करीब 6 से 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसका बीज काफी महंगा होता है, अतः पहले नर्सरी बनाकर पौधा तैयार करना चाहिए। इसके लिए 10 गुना 10 मीटर क्यारियों में पकी गोबर की खाद डालकर छायादार स्थान पर पौध तैयार करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे लगाकर हजारे की सहायता से पानी दे। 20 से 40 दिन के अंदर बीज उपजना शुरू हो जाते हैं। मध्य जुलाई में पौधे खेतों में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके रोपण की तकनीक के बारे में बताना चाहूँगा कि 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे हम इसके रोपण करते हैं। इस तरह से प्रति एकड़ कम से कम 25,000 या 22,000 के आसपास पौधा लगाया जा सकता है। जड़ों द्वारा बुआई। लगभग 5 सेंटीमीटर जड़ कटिंग को खाद, मिट्टी व रेत में मिलाकर बनाई गई क्यारियों में लगाएं और क्यारियों को उचित मात्रा में पानी लगाकर नम रखें। जुलाई से अगस्त माह में जड़ों से कल्ले फूटने लगते हैं। इनको 45 गुना 3 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित करें। 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 किलोग्राम जड़ कटिंग की आवश्यकता होती है। तने द्वारा बुआई। इसके लिए तने की 15 से 22 सेंटीमीटर कटिंग को जून से जुलाई माह में नर्सरी में लगाते हैं। जब जड़ें व पत्तियां निकल आए तथा उनमें अच्छी वृद्धि होने लगे तो कटिंग को निकालकर खेतों में लगाया जा सकता है। शुरुआती अवस्था में पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए रुपाई से पहले पौधों को उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए पौधों की जड़ों को फफूंदनाशक दवा के घोल में 10 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें। बरसात का समय इसकी रुपाई के लिए उपयुक्त रहता है, इसलिए आप इसकी रुपाई मध्य जून से सितंबर तक कर सकते हैं। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हालांकि ये खाद्य पदार्थ के तौर पे यूज होता है, चूँकि इसका रूट यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसमें FIM या गोबर खाद जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अधिक उत्पादकता के लिए जो है हम कम से कम 10 से 15 किलोग्राम
खाद जो है NPK का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसका यूनिफॉर्मली पूरे खेत पे आप प्रति एकड़ मिला दें और इस तरह से 0.5 बाई 0.5 मीटर की स्पेसिंग पे आप इसको लगा करके आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। और इसके उपज के बारे में बताना चाहूँ तो कम से कम 350 से 450 जो रूट यील्ड है, रूट यील्ड मीन्स इसका जो जड़ है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि इसके जड़ के अंदर ही रिसर्पिन कंटेंट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्कलाइड होता है वो मौजूद होता है। यदि मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, जैसे कि मुख्य बाजार जो है यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में कटनी में बहुत बड़ा बाजार है इसका, रतलाम में है, रायपुर में है और धमतरी छत्तीसगढ़ में। और एक टोटल इकोनॉमिक्स से यदि बात करूँ मैं तो इसको लगाने का खर्चा कम से कम 48,000 के आसपास लागत पड़ता है इसका। और इसका जो आपका टोटल जो इससे उपज मिलती है उसका कॉस्ट करीब पड़ता है 2,80,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास आपका शुद्ध इनकम होता है। इस तरह से ये सर्पगंधा लगा करके आप भी देश की एक अमूल्य संपदा है। बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं, लेकिन तेज हवा और बारिश, पानी से लाखों टन मिट्टी का कटाव हो जाता है और मृदा कटाव के कारण ऐसी भूमियां धीरे धीरे बंजर बन जाती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की फसलों को नहीं लिया जा सकता। तो ये मृदा कटाव की समस्या क्यों आती है और इसे कैसे रोका जाए, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिट्टी कृषि का आधार है जो मनुष्य की जरूरतों जैसे खाद्य, ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। किसान भाइयों, भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मिट्टी का अपरदन है। देश भर में हर साल लगभग 5 मिलियन टन से भी अधिक मिट्टी का अपरदन होता है, जिससे समझा जा सकता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ भूमि खेती की दृष्टि से खराब हो रही है। इस प्रकार उपजाऊ मिट्टी नष्ट होकर नदियों में पहुंच जाती है और गाद जमा होकर पानी का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जो आगे चलकर बाढ़ का कारण बनती है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों का जलाना, काटना आम सा हो गया है। यह भी मृदा कटाव का मुख्य कारण है। कई बार अपने राज्य में तेज आंधियां चलती है, जिससे मिट्टी के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मृदा कटाव किस प्रकार से हो रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि की कमी होती जा रही है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना है। वनस्पति नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या होने के साथ ही वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इन्हें बहने से रोकती है। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: वृक्षारोपण करना और वृक्षों के समूल नष्ट न करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार
जुताई करना, पशु चराई को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सोखो देवरा, नवादा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नवादा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान में मुख्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की सीधी बुआई मानसून आने से पहले उपयुक्त होता है। लंबी अवधि वाली किस्में जो कि 140 से 150 दिन में तैयार होती हैं, उनकी बुआई 15 जून तक संपन्न कर लें। मध्यम अवधि वाली किस्में जो कि 130 से 135 दिन में तैयार होती हैं और कम अवधि वाली किस्में जो कि 110 से 115 दिन में तैयार होती हैं, उनकी सीधी बुआई 25 जून तक पूरी कर लें। बीज की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ आवश्यक होता है। संकर धान लगाने पर बीज की मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। धान के खेत में हरी खाद के लिए ढांचा की बुआई कर दें। इसके लिए बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। इसकी बुआई शून्य जुताई या छिड़काव विधि से कर सकते हैं। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें और माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। यह समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई प्रयास करें कि कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचा सकें। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को थीरम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने के बाद ही पौधशाला में बुआई करें। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से ही करवाएं और जहां तक संभव हो अपने खेत का समतलीकरण जरूर करवाएं। मौसम को देखते हुए बकरियों को कृमिनाशक दवाई फेल्बेंडाजोल 150 mg का प्रयोग खिलाने में करें। प्रतिदिन बकरी को 5 ग्राम नमक और 10 ग्राम खनिज लवण खिलाएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अपने मवेशियों को धूप में घास के लिए भटकने ना दें। जानवरों के लिए छत बना दें और चारा पानी की व्यवस्था निकट में ही कर लें। दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण के रूप में भूसा, चोकर, खली, नमक, हरे एवं शुष्क चारे का मिश्रण तथा मिनरल मिश्रण दें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव इटकी जिला रांची के दिनेश उराव ने। आपने पॉली हाउस में जरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।